बातें जानते हैं। हम जो करना चाहते हैं और जो नहीं करना चाहते हैं, ऐसे सभी टास्क को हम इज इन आवर मेथड का उपयोग कर प्रायोरिटी के अनुसार अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। इस मेथड में हर एक टास्क को नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट और अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डिवाइड कर अपनी प्रायोरिटी लिस्ट तैयार कर सकते हैं। हम परेटो प्रिंसिपल का 80-20 का रूल भी उपयोग में ले सकते हैं। यहाँ लेखक कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी मेथड टाइम को माइंड से कनेक्ट नहीं करती है। टाइम मैनेजमेंट कुछ हद तक वैल्यूएबल हो सकता है, लेकिन माइंड मैनेजमेंट की शुरुआत वहां से होती है जहां टाइम को मैनेज करने की सारी मेथड एक लिमिटेशन पर आकर रुक जाती है। टाइम मैनेजमेंट इंसान के टाइम को ऑप्टिमाइज करती है, जबकि माइंड मैनेजमेंट इंसान की क्रिएटिविटी को ऑप्टिमाइज करती है। अगर हम अपनी क्रिएटिविटी एनर्जी को अच्छी तरह से मैनेज करना सीख जाते हैं तो हमें किसी भी टास्क को प्रायोरिटी लिस्ट या टू डू लिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन माइंड को मैनेज करना रेगुलर प्रैक्टिस से ही पॉसिबल हो पाता है। एक प्रयोग करने जैसा है। जब आप किसी प्रोडक्टिव टास्क को करने को तैयार होते हैं तो पहले खुद से पूछें कि मैं इस वक्त किस काम को करने के मूड में हूं। फिर खुद से दूसरा सवाल पूछें कि मुझे ऐसा क्या करने की जरूरत है जो मेरे मूड के साथ फिट हो सके। हम में से कई लोग टू डू लिस्ट बनाते हैं और खुद को उस लिस्ट में फिट होने के लिए फोर्स करते रहते हैं। कई बार हमारे पास उस टू डू लिस्ट के टास्क को करने के लिए समय तो होता है, लेकिन एनर्जी नहीं होती है। ऐसे में उन सब टास्क को पूरा करना किसी पहाड़ को तोड़ने जैसा काम लगने लगता है। लेकिन जैसे ही हमारा माइंड उस टास्क को करने के लिए अलाइन हो जाता है, हमारा मूड उस टास्क को करने के लिए बन जाता है, तो जैसे अचानक से सभी कुछ आसान होना शुरू हो जाता है। हम जिस काम को कल पर टालने का मूड बना रहे होते हैं वो अचानक से कहीं गायब हो जाता है। सब कुछ बिल्कुल एक फ्लो में होने लगता है और हम उस काम को बड़ी आसानी से कर लेते हैं। ऐसा कमाल माइंड को मैनेज करने पर ही हो पाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई आसान सा काम हमें उसी वक्त करना होता है। हम उसे 1 घंटे बाद या कल पर बिल्कुल भी नहीं टाल सकते हैं। तब लेखक यहाँ हमें खुद से ये सवाल करने को कहते हैं कि इस काम को करने के लिए कौन सा मूड सबसे अच्छा होगा। इसके बाद दूसरा सवाल हमें ये पूछना चाहिए कि ऐसा पिछली बार मैंने कब महसूस किया था। ऐसा करने पर हमारे मूड से जुड़ी हुई कंडीशंस रेप्लिकेट होना शुरू हो जाएगी और हम उस काम को करने का मूड बना लेंगे। ऐसा करना कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी गिटार को बजाने के लिए उसके तारों पर अपनी उंगलियां घुमाना। ये बातें आपको थोड़ी मुश्किल भरी लग रही होंगी, लेकिन दोस्तों टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि लेखक आगे हमें हमारी मेंटल सिचुएशन को कंट्रोल करने के आसान तरीकों के बारे में बताने वाले हैं। डेविड आगे बताते हैं कि किसी काम को करने का सही मूड दिन के किसी एक समय में बनता है। ये बात उन्होंने अपनी पहली किताब लिखने के दौरान महसूस की थी। डेविड ने अपने रोज के काम की एक इमेजिनरी ग्रैब बैग बना ली थी और जब भी उनका मूड बदलता वो अपने मूड के अनुसार वो काम उस ग्रैब बैग में से निकालकर करने लगते। उन्होंने अपने विचारों और उनको एग्जीक्यूट करने के पीछे छिपी हुई बाउंड्रीज को भी पहचानना शुरू कर दिया था। इस तरह जब उन्हें लगता था कि वो कोई बहुत बड़ा टास्क करने जा रहे हैं तो वो बड़ी आसानी से उस टास्क में छिपे हुए दूसरे छोटे छोटे कामों को पहचानना सीख गए। माइंड को मैनेज करने की इस प्रोसेस के दौरान उन्होंने ये पाया कि समय की कमी होना एक बहाना होने के अलावा कुछ नहीं होता है। अगर हम अपने माइंड को मैनेज कर लेते हैं तो हमें समय की कमी कभी नजर नहीं आती है। लेखक अपने अनुभव हमारे से शेयर करते हुए कहते हैं कि जब वो शिकागो में थे तब वो अपनी राइटिंग को लेकर काफी डिस्टर्ब थे। वो जैसा चाहते थे वो काफी प्रयास करने के बाद भी लिख नहीं पा रहे थे। उसी दौरान उनकी नजर उनके लिखे गए कुछ पुराने आर्टिकल्स पर गई और वो उसे पढ़ने लगे। दोस्तों किसी भी लेखक के लिए उसका खुद का लिखा हुआ बार बार पढ़ना उसके लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है। लेकिन डेविड के उन आर्टिकल्स में कुछ ऐसा था जिसकी वजह से वो उसे बार बार पढ़ने की लालच छोड़ नहीं पा रहे थे। उन आर्टिकल्स को पढ़ने के बाद डेविड ने ये सोचा कि क्यों वो अब उतना अच्छा नहीं लिख पा रहे हैं। उनके अच्छे आर्टिकल्स में ऐसा तो क्या है जो उनके दूसरे आर्टिकल्स से डिफरेंट बना रहा है। काफी सोचने के बाद उन्होंने एक बात नोटिस की कि उनके सारे पुराने और अच्छे आर्टिकल्स उन्होंने तब लिखे थे जब वो किसी और दूसरे शहर में रह रहे थे। तब उन्होंने अपनी पहली बुक के बारे में भी सोचना शुरू किया जो उन्होंने किसी और शहर में रहकर लिखी थी। वो कहते हैं कि पहली किताब को पूरा करने के बाद उन्हें बड़ी शांति महसूस हुई थी और इसके साथ ही एक डर भी पैदा हो गया था। शांति उन्हें इसलिए महसूस हो रही थी क्योंकि उन्होंने अपना एक गोल अचीव कर लिया था और डर इस बात का था कि वो भविष्य में और बुक्स लिखेंगे तो क्या उसमें वो कामयाब हो पाएंगे। यहाँ डेविड फेमस अमेरिकन पोएट माया एंजेलियो की कही बात को याद करते हुए कहते हैं कि हर इंसान के अंदर छिपी हुई अनकही कहानी को शब्दों में समेटने से ज्यादा बड़ी पीड़ा और कोई नहीं है।
नेटेशे ने भी कहा है कि जो इंसान अपने अंदर के वाई यानी परेशानी को पहचान लेता है, वो अपने अंदर के हाउ को अच्छी तरह से सेटिस्फाई करना सीख लेता है। मतलब कि उसे अपनी परेशानियों को कैसे सुलझाना है या कैसे उस वाई का जवाब पाना है, उस बात के लिए फिर खुद को तैयार कर लेता है। लेखक कहते हैं कि उन्होंने अपने इस वाई को पहचान लिया था और ये स्वीकार कर लिया था कि उन्हें एक अच्छी लाइफ जीने के लिए और अपने काम को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए अपने अंदर के हाउ यानी परेशानियों से निपटने के रास्तों और तरीकों को थोड़ा बदलना होगा। इसके बाद डेविड अपनी क्रिएटिव एनर्जी का बेहतर उपयोग करने के लिए प्रयास करने लगे। दोस्तों, माइंड मैनेजमेंट को लेकर इस बुक समरी में और भी बहुत सी इंटरेस्टिंग टिप्स और बातें हैं, तो इस बुक समरी के साथ बने रहें क्योंकि अगले कुछ एपिसोड्स हम सभी के लिए लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी होंगे। सिस्टम और स्वीट स्पॉट। जब हम ये समझने लगते हैं कि हमारी क्रिएटिव इंसाइट यानी कि रचनात्मक अंतर्दृष्टि क्या है और कैसे ये हमारी एनालिटिक थिंकिंग से अलग होती है, तो हम ये भी जान लेते हैं कि क्रिएटिव इंसाइट के लिए क्रिएटिव स्वीट स्पॉट कैसे ढूंढा जाए ताकि सही समय आने पर हम अपनी क्रिएटिविटी का अच्छी तरह से उपयोग कर सकें। कोई भी क्रिएटिव काम अनप्रेडिक्टेबल होता है क्योंकि ये मोनोटोनस नहीं होता है, हमेशा एक सा नहीं होता है। कोई भी क्रिएटिव वर्क 4 स्टेज से होकर गुजरता है और जब हम उन चारों स्टेज के बारे में अच्छी तरह से जान लेते हैं तो हमारा किसी भी परेशानी का सॉल्यूशन पाने के लिए खुद से लड़ना बंद हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम बीच रास्ते में फंस जाते हैं। लेखक कहते हैं कि खुद को अच्छी तरह से जान लेने के बाद हमारी जिंदगी में चमत्कार होना शुरू हो जाते हैं और हमारी हर परेशानी का सॉल्यूशन खुद चलकर हमारे पास आने लगता है। लेखक आगे कहते हैं कि जिस तरह टाइम को मैनेज करने के लिए अलग अलग मेथड और स्टेप्स होती हैं, ठीक उसी तरह माइंड को मैनेज करने के लिए कई तरह की मेंटल स्टेट्स होती हैं जो माइंड को लेखक ने अपने अनुभव और रिसर्च से 7 तरह की मेंटल स्टेट्स के बारे में पता लगाया है, जिसकी सहायता से किसी भी क्रिएटिव प्रोजेक्ट को बिना किसी रुकावट के बड़ी आसानी से आगे बढ़ाया और पूरा किया जा सकता है। इस बारे में हम आगे जानेंगे। डेविड बताते हैं कि हमारे अंदर रही क्रिएटिव एनर्जी में समय समय पर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हम अपनी क्रिएटिव एनर्जी का कम मेहनत कर कैसे बेस्ट यूज कर सकते हैं, इस बारे में लेखक एक क्रिएटिव सिस्टम क्रिएट करने की बात करते हैं। ये क्रिएटिव सिस्टम क्या है और कैसे हम इसे डेवलप कर सकते हैं। एक प्रोफेसर की छोटी सी कहानी आपने भी कभी सुनी होगी, लेकिन यहाँ लेखक हमें उस कहानी को सुनाकर उसे एक दूसरे ही नजरिए से देखने के लिए कह रहे हैं। एक दिन एक प्रोफेसर क्लास में एक कांच का जार लेकर आए। उन्होंने वो खाली जार स्टूडेंट्स को दिखाकर उनसे जब ये पूछा कि वो जार खाली है या भरा हुआ है, तो सब स्टूडेंट्स ने हंसकर उसके खाली होने का समर्थन किया। तब प्रोफेसर ने उस जार को कुछ बड़े पत्थरों से भर दिया और फिर से स्टूडेंट्स से वो ही सवाल किया। तब सभी स्टूडेंट्स ने उन्हें ये जवाब दिया कि जार अब भरा हुआ है। तब प्रोफेसर ने हंसते हुए उस जार में छोटे छोटे और पत्थर डाल दिए और स्टूडेंट्स की तरफ देखा। स्टूडेंट्स समझ नहीं पाए कि आखिर प्रोफेसर इस एक्सपेरिमेंट से आखिर बताना क्या चाहते हैं। सभी स्टूडेंट्स का यही मानना था कि जार अब बड़े और छोटे पत्थरों से भर चुका है, लेकिन प्रोफेसर ने उस जार में अब रेत डाली तो वो भी उसमें आ गई। उसके बाद प्रोफेसर ने उस जार में पानी डाला और फिर स्टूडेंट्स से बोले, अब ये जार पूरी तरह से भर चुका है। दोस्तों, इस कहानी से सीधा साधा मतलब ये निकलता है कि हमारा दिन का शेड्यूल कितना ही बिजी क्यों ना हो, थोड़ा और ज्यादा कुछ करने का स्कोप तो उसमें होता ही है। लेकिन लेखक इस कहानी का कुछ और ही मतलब निकालते हुए कहते हैं कि जार में कौन सी चीज भरी गई ये इंपॉर्टेंट नहीं था, बल्कि इंपॉर्टेंट ये था कि वो किस ऑर्डर में भरी गई हैं। प्रोफेसर अगर जार को पहले रेत से भर देते तो बड़े और छोटे पत्थरों के लिए जगह नहीं बचती। हमारी लाइफ में स्ट्रगल हम इसी वजह से करते हैं क्योंकि हम कई बार यही डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन सी बात का ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ में है। अगर हम कम इंपॉर्टेंट टास्क को पहली प्रायोरिटी दे देते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क के लिए हमारे पास समय ही नहीं बचेगा। किसी भी क्रिएटिव टास्क को करने वाले इंसान के लिए ये डिसाइड करना बहुत जरूरी हो जाता है कि उस टास्क को पूरा करने के साथ उसकी और कौन सी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उनमें से कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो किसी और के साथ शेयर कर सकता है। लेखक प्रोफेसर के उस जार को ब्रेन के साथ कंपेयर कर यही कहते हैं कि हमारे ब्रेन की सिचुएशन उस जार की तरह ही होती है और ये पूरी तरह से हम पर ही डिपेंड करता है कि हम अपने ब्रेन को कौन से विचारों और कौन से टास्क से भरते हैं। लेखक के अनुसार किसी भी इंसान का पैशन उस बड़े पत्थर की तरह होना चाहिए जिसे जार में सबसे पहले डाला गया था। मतलब हमारा पैशन हमारे माइंड या ब्रेन में प्रायोरिटी लिस्ट में मौजूद होना चाहिए।
लेखक कहते हैं कि हम दो तरह से किसी भी तरह का विचार करते हैं, एक डिवर्जेंट और दूसरा कन्वर्जेंट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कौन सा नया फार्मूला है? तो दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है। डिवर्जेंट थिंकिंग मतलब किसी टास्क या बात को लेकर अलग अलग एंगल से सोचना। इसी तरह की सोच से हमें नए नए आइडियाज आते हैं, लेकिन उन आइडियाज में से बेस्ट आइडिया को चूज करने के लिए हमें कन्वर्जेंट थिंकिंग की जरूरत पड़ती है। मतलब अलग अलग आइडियाज को एक कॉमन गोल ध्यान में रखकर डिसीजन लेना। डिवर्जेंट थिंकिंग शॉटगन स्प्रे की तरह होता है, जिसका निशाना के जगह पर न होकर पूरे एक स्पेसिफिक एरिया पर होता है, जबकि कन्वर्जेंट थिंकिंग बंदूक की गोली की तरह होती है, जो केवल एक स्पेसिफिक जगह पर जाकर लगती है। किसी भी क्रिएटिव काम को करते वक्त इंसान का डिवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग के बीच बैलेंस करना बहुत जरूरी है। इंसान को सोचने पर आइडियाज तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन उनमें से बेस्ट आइडिया को चूज करना चैलेंजिंग जॉब है, क्योंकि अगर बेस्ट आइडिया को चूज नहीं किया तो उस आइडिया से बनने वाली प्रोडक्ट के बेस्ट होने की पॉसिबिलिटी होगी ही नहीं। तो आइडियाज में से बेस्ट आइडिया को चूज करने के लिए हमें अपने क्रिएटिव स्वीट स्पॉट का पता लगाना होगा। स्वीट स्पॉट कोई बड़ी भारी चीज नहीं है, ये तो वो टाइम और प्लेस है जहां हम अपना बेस्ट क्रिएटिव वर्क करते हैं। ये जार में रखा वो बड़ा पत्थर है जिस पर हमारा शेड्यूल और रूटीन वर्क डिपेंड होता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इस क्रिएटिव स्वीट स्पॉट को पहचाना कैसे जाए। आप सभी ने शब्दों की पहेलियां अपनी लाइफ में कभी न कभी जरूर सॉल्व की होंगी। क्या आप बता सकते हैं कि उन पहेलियों को सॉल्व करते वक्त आप क्या सोचते हैं और किस तरह से, किस डायरेक्शन में सोचते हैं? आपका जवाब चाहे जो भी हो, लेकिन लेखक इस सवाल का जवाब पहले ही दे चुके हैं। हम पहले डाइवर्जेंट थिंकिंग करते हैं, मतलब कि अलग अलग तरह से डिफरेंट डायरेक्शन में सोचकर बहुत से ऑप्शंस इकट्ठा करते हैं और फिर हम बाद में उन सारे ऑप्शंस में से बेस्ट सुटेबल ऑप्शन चूज करने के लिए हम कन्वर्जेंट थिंकिंग करते हैं। क्रिएटिव स्वीट स्पॉट को पहचानना इस तरह की शब्द पहेलियों को सॉल्व करने जैसा ही है। हमें इसके बारे में इस बुक समरी के अगले एपिसोड में जानेंगे, लेकिन तब तक आप यहाँ दी गई कुछ शब्द पहेलियां सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। इसे सॉल्व कर आप अपना क्रिएटिव स्वीट स्पॉट पहचानने के कितने एक्सपर्ट हैं, इसका जवाब इस ऑडियो बुक समरी के आखिरी एपिसोड में आपको जानने को मिलेगा। तो पेश है आपके लिए कुछ शब्द पहेलियां। हरा आटा लाल पराठा, उसे मिलजुल कर सब सखियों ने। 3 अक्षर का मेरा नाम, पहला कटे तो राम राम, दूसरा कटे तो फल का नाम, तीसरा कटे तो करूं काटने का काम। बताओ क्या है मेरा नाम? आप सोचिए इसके बारे में। हम मिलते हैं फिर अपने अगले एपिसोड में। फर्स्ट आर रूल। फेमस न्यूरो साइंटिस्ट जॉन कोनियस के अनुसार जब हम कोई भी पहेली सॉल्व करते हैं तो हम एक यूनिक थॉट प्रोसेस से होकर गुजरते हैं। जॉन कोनियस ने उस थॉट प्रोसेस को इनसाइट कहते हैं। उनके अनुसार इनसाइट मतलब अचानक से रियलाइजेशन होना, अचानक से परसेप्शन का बदलना। जब हम कोई भी पहेली सॉल्व करते हैं तो बहुत कुछ सोचने के बाद भी जवाब नहीं मिलता है, तो कभी कभी अचानक से ही माइंड में कुछ क्लिक होता है और हमें जवाब मिल जाता है। कोई इसे यूरेका फैक्टर कहता है, तो कोई इसे आहा मोमेंट, तो कोई इसे क्रिएटिव इनसाइट के नाम से जानता है। लेखक आगे कहते हैं कि अगर हम किसी काम को करते हुए क्रिएटिव इनसाइट फेज से गुजर रहे हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो आइडिया ही बेस्ट आइडिया हो। कोई भी आइडिया तब तक बेस्ट आइडिया नहीं बन सकता जब तक वो हमारे काम से रिलेवेंट और उपयोगी ना हो। हर आइडिया बेस्ट आइडिया क्यों नहीं हो सकता, इसके बारे में जानने के लिए हमें हमारे विचार और दिमाग के मैकेनिज्म को समझना होगा। हम हमारे विचार और दिमाग के मैकेनिज्म को दिवाली या क्रिसमस जैसे त्योहारों पर घर पर लगाई जाने वाली छोटे छोटे बल्ब की सीरीज के उदाहरण से अच्छी तरह समझ सकते हैं। बल्ब की सीरीज में लगा हर एक बल्ब छोटे छोटे वायर्स से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और जैसे भी उन वायर्स में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो बल्ब रोशनी देने लगते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि लूज कनेक्शन होने पर सीरीज में जुड़ा हुआ बल्ब ठीक से रोशनी नहीं दे पाता है। इसी तरह हमारे विचार के दूसरे से बल्ब की सीरीज की तरह हमारे दिमाग से कनेक्टेड होते हैं। ये कनेक्शन अगर कहीं लूज होता है तो उसका असर हमारे डिसीजन लेने पर भी होता है। हो सकता है कि जो विचार या आइडिया बेस्ट होने की पॉसिबिलिटी रखता है, अगर उसका कनेक्शन लूज हो तो हमारा दिमाग उसे कैच नहीं कर पाएगा और केवल इसी वजह से किसी भी काम को, उसके क्रिएटिव स्वीट स्पॉट को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होता है। इसी बात के आगे बात करते हुए लेखक फिर से यही कहते हैं कि हमारी लाइफ का कोई भी समय एक सा नहीं होता है। जो काम हम बहुत ज्यादा अच्छी तरह दिन के पहले घंटे में कर सकते हैं, हो सकता है कि अगले घंटे में हमें उसी तरह के एफर्ट्स डालने पर वो रिजल्ट न भी मिल पाए।
वैसे अगर हम लगातार बिना ब्रेक लिए किसी काम को करते हैं तो उसकी प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी और क्रिएटिविटी पर नेगेटिव असर होना पॉसिबल है। इसीलिए किसी भी काम को करने के लिए टाइम का भी इंपॉर्टेंस होता है। और यहाँ ये बात और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हम उस समय को अपने कौन से शेड्यूल टाइम से निकालते हैं। अगर हमें ज्यादा काम करने की जरूरत पड़ जाती है तो हमारे समय का वो हिस्सा हमारे किसी और शेड्यूल टाइम से आता है, जैसे कि स्लीपिंग आवर्स या फैमिली टाइम। लेकिन हम समय और एनर्जी के बीच के रिलेशन को समझ नहीं पाते हैं। हमारी शरीर की एनर्जी दिन में कई बार फ्लक्चुएट होती रहती है। ऐसा माना जाता है कि दोपहर को लंच के बाद हमारे शरीर की एनर्जी सबसे कम होती है और उसी वजह से हमारी आंखें नींद से बोझल होने लगती हैं। डेविड कहते हैं कि हर इंसान के एनर्जी लेवल के हिसाब से उसका स्वीट स्पॉट अलग अलग समय पर हो सकता है। किसी को सुबह जल्दी उठकर क्रिएटिव टास्क करना अच्छा लगता है तो कोई देर रात को इसे करना पसंद करता है। यहाँ ये बात जरूरी नहीं होती कि हम कौन सा काम कब कर रहे हैं। जरूरी तो ये होता है कि हमारा स्वीट स्पॉट कौन से समय पर ज्यादा एक्टिव होता है। लेखक अपनी बात को और ज्यादा अच्छी तरह से समझाने के लिए हमारे ब्रेन के एक बहुत ही जरूरी मैकेनिज्म के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हमारे ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे शरीर का सबसे एडवांस पार्ट है। ये हमारे सिर के आगे के भाग में एक बहुत ही पतली सी लेयर की तरह होता है, जिसकी वजह से इंसान सोच विचार कर सकता है। इसकी मदद से ही हम लॉन्ग टर्म प्लान्स बना सकते हैं और अपने टास्क्स को प्रायोरिटाइज कर पाते हैं। यही हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो हमें फालतू खर्च करने से मना करता है। न्यूरो साइंटिस्ट्स हमारे ब्रेन के इस हिस्से को दिमाग का सीईओ कहते हैं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे दिमाग में विचारों की सीरीज को कंटिन्यू रखता है और उन्हीं विचारों को एग्जीक्यूट कर हम पैसा कमा पाते हैं। हमारे दिमाग में हर मिनट जितने भी विचार आते हैं, हमारे दिमाग का यह हिस्सा उन विचारों के बीच इंटरफियर करता है और डिसीजन लेता है। अगर अब किसी वजह से हमारे दिमाग